साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी फील्ड का बच्चा जा सकता है। कोडिंग इन डेप्थ में सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी डिग्री मैटर नहीं करती। ये दो फील्ड ऐसी है जिसके अंदर बहुत बहुत पैसा है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने जस्ट अपनी क्लास 12th क्लियर करी है, टेक सेक्टर में जाना चाहते हैं बट बीटेक नहीं करना चाहते, कोडिंग की डेप्थ में नहीं जाना चाहते। साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फील्ड सबको वेलकम करती है। इवन इसके अंदर डिग्री की भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, सर्टिफिकेशंस की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बट फिर भी थोड़े से प्रोफेशनलिज्म के लिए आपको डिग्री ले लेनी चाहिए। आप बीएससी करके भी इस फील्ड में जा सकते हैं, आप बीसीए करके भी इस फील्ड में जा सकते हैं, आप बीटेक करके भी इस फील्ड में जा सकते हैं, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करके भी इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। और तुम में से जितनी भी मेरी रेगुलर ऑडियंस है, जो लोग मुझे पिछले 3-4-5 महीनों से लगातार देख रहे हैं, उनको यह बात पता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी का जिक्र लगातार अपनी वीडियोस के अंदर कर रहा हूं। और तुम लोगों की डिमांड भी थी कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर डेप्थ में वीडियो लेके आओ, ये रही वो वीडियो। इस फील्ड के अंदर किसी भी फील्ड का बच्चा जा सकता है, कोडिंग इन डेप्थ में सीखने की जरूरत नहीं है। साइबर सिक्योरिटी की डिमांड आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर इतनी बढ़ने वाली है जिसकी कोई हद नहीं है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब साइबर सिक्योरिटी के अंदर लोग जाने को तरसेंगे बट उसमें नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अगर आपने 5 से 7 साल दे दिए तो आपकी साल की तनख्वाह 70 से 80 लाख, इवन 1 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। देखो, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? आपको डिजिटल लेवल पे सिस्टम्स को, इंटरनेट को, सर्वर्स को प्रोटेक्ट करना है। क्यों प्रोटेक्ट करना है? जैसे हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हमको डर लगता है ना कि हमारा सामान चोरी ना हो जाए, ऐसे ही जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, इवन गवर्नमेंट की कंपनीज हो, उनके अंदर भी डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जरूरत है। चाहे वो कोई बड़ी टेक कंपनी हो, गूगल, आईबीएम, अमेजॉन, इन सबको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनको भी डर होता है कि हमारा डेटा ना चोरी हो जाए। तो अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो टेक सेक्टर में जाना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, बट कुछ हटके करना चाहता है, ऐसी फील्ड में जाना चाहता है जहां पे स्कोप बहुत ज्यादा हो, डिमांड बहुत ज्यादा हो, सैलरी बहुत ज्यादा हो, बट कॉम्पिटिशन बहुत कम हो, तो साइबर सिक्योरिटी इज बेस्ट फॉर यू। देखो, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में ना 4 मेन नीचेस हैं जिसके अंदर तुम जाकर के अपना करियर बना सकते हो। एक एक को समझेंगे, कौन सी सर्टिफिकेशंस, कौन सी डिग्री, क्या एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, कौन से टूल सीखने पड़ेंगे, कहां से वो सर्टिफिकेशंस तुमको लेनी चाहिए, और फाइनली सैलरी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एथिकल हैकिंग की। बहुत फेमस है, तुमने कई बार इसका नाम सुना होगा। एथिकल हैकर्स साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं जो ट्रेंड होते हैं वल्नरेबिलिटीज निकालने के लिए किसी भी सिस्टम में, किसी भी डिवाइसेस में, किसी भी सॉफ्टवेयर में। जैसे कोई कंपनी है, वो किसी एथिकल हैकर को हायर करती है, ठीक है ना, उसको नौकरी पे रखती है। अब कंपनी ने अपना कोई नया सर्वर बनाया, कंपनी ने अपनी कोई वेबसाइट बनाई है, कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है जो उसने कहीं पे स्टोर कर रखा है, कंपनी ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, चाहे फाइनेंस की कंपनी है, हेल्थ की कंपनी है, इवन डिफेंस की कंपनी है, सबको एथिकल हैकर्स की जरूरत होती है, ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे, जो एथिकल हैकर होते हैं, वो उन बनाए हुए सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, सर्वर के अंदर कमियां निकालेंगे, एक साइबर अटैक सिमुलेट करके देखेंगे, मतलब खुद से साइबर अटैक करेंगे उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर, उस नए टूल के ऊपर जो कंपनी ने बनाया है, और उसकी सिक्योरिटी चेक करेंगे, कितनी लेयर की सिक्योरिटी लगा रखी है। बाद में वो रेकमेंड करेगा उनको कि भाई आपके सिस्टम के अंदर, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी कमियां हैं, ये सारे रेड फ्लैग्स हैं, आपको इनको ठीक करना पड़ेगा। बहुत सारी टेक्निक्स को वो यूज करता है, हैकिंग टूल्स को यूज करके वो उनके सॉफ्टवेयर की, उनकी टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी को बढ़ाता है। जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ के उनको फंड करते हैं किसी भी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाने में या फिर पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए। आज की डेट में नए वायरसेस बन रहे हैं, मालवेयर बन रहे हैं, रैंसमवेयर बन रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को अटैक करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज को अटैक करते हैं, उनको धमकाने के लिए, उनका डेटा चुराने के लिए। इसीलिए एथिकल हैकर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 3 बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला तो आपको बेसिक नेटवर्किंग पता होनी चाहिए, आईपी एड्रेसेस कैसे काम करते हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, राउटिंग क्या होती है, स्विचेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली पूरा का पूरा ये जो इंटरनेट है ये कैसे काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करता है, एक मोबाइल फोन दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करता है, जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है 2 सिस्टम्स के बीच में तो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तीसरा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशली लाइनक्स बोलते हैं, लिनक्स बोलते हैं, कमेंट करके मुझे समझाना कैसे समझाओगे, तुम लोग भी तो लिख के ही समझाओगे। तो लाइनक्स और विंडोज, ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको ढंग से पता होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। फिर आती है लैंग्वेजेस की बारी। अब यहां पे सबसे खुशी की बात यह है कि लैंग्वेजेस में तुम लोगों को एक्सपर्ट नहीं बनना है, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तुम साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहते हो, तुमको पाइथन का बेसिक पता होना चाहिए। तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं जाना, तो तुमको डेप्थ में पाइथन आने की जरूरत नहीं है, बट तुमको पाइथन के बेसिक्स पता होने चाहिए, पाइथन का तुमको नॉलेज होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। उसके बाद बैश स्क्रिप्टिंग, जो कि लाइनक्स की कमांड लाइन होती है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, HTML और CSS के बारे में आइडिया होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे टूल्स होते हैं जो तुम सीखोगे, काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो तुमको काम करना आना ही चाहिए। फिर Nmap होता है, मेटास्प्लॉइट होता है, ये मैं कुछ आपको नाम बता रहा हूं जिससे तुम्हें एक आइडिया लग जाए
कि एथिकल हैकर ऐसे नहीं बन जाते कि आपने अपने घर में वाईफाई लगाया और हैकिंग करना सीख लिया, नहीं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, उन टूल्स को यूज करके आप हैक करते हो चीजों को। तो ये कुछ 2-3 टूल्स ये कुछ टूल्स है जो मैंने तुम्हें बताए। अब तुम्हारा काम है इन डेप्थ रिसर्च करना। इंपॉर्टेंट ये तुमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी नीश में क्या काम करना होता है और उसके अंदर कैसे आगे बढ़ते हैं। एक बार तुम किसी भी फील्ड में पैर रख दोगे तो टूल्स तो तुमको अपने आप पता चल जाएंगे कौन से यूज होते हैं। अब तुमने डिसाइड करा कि ठीक है भाई मुझे एथिकल हैकर बनना है, अब मुझे बता कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी 12th क्लियर करी है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तुम किसी भी फील्ड से हो, चाहे तुम बीटेक कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो ले लो, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते हो ले लो, कोई भी बीटेक लेना चाहते हो ले लो, बीएससी करना चाहते हो कर लो, बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी करोगे, बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी करोगे, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बता देता हूं। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ये हो गई नॉर्मल, बीटेक स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, इसके अंदर क्या होगा, सेकंड ईयर के बाद से तुम प्रॉपर सिक्योरिटी के ऊपर ही काम करोगे। जबकि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस अगर तुम ले लोगे तो उसके अंदर तुम डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कोडिंग, सी प्लस प्लस, पाइथन, इन सब के ऊपर तुम डेप्थ में सीखते रहोगे। सिक्योरिटी के बारे में वहां पे कोई तुम्हें नहीं पढ़ाएगा, उसके लिए तुमको खुद से पढ़ना पड़ेगा। और साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर तुम्हें खुद ही सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। कोई कॉलेज तुमको सर्टिफिकेशन नहीं देगा, कोई कॉलेज तुमको एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करेगा। ये एक ऐसी फील्ड है जो तुम्हें खुद से करनी पड़ती है। इसीलिए इसके अंदर डिग्री की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती है, खुद से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। बहुत सारे हैकाथॉन्स होते हैं, अभी बताऊंगा उसके बारे में। बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे तुम जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके बारे में अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। बट एक चीज तुमको समझनी इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर तुम्हारा स्किल मैटर करता है, तुम्हारी डिग्री मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम बीटेक ले रहे हो और साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी लेना या फिर बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी लेना। तो अब तुम्हें अगर एथिकल हैकर बन के नौकरी करनी है तो तुम्हारे पास में सबसे पहली जो सर्टिफिकेशन होनी चाहिए CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। अब ये तुम्हें कोई कॉलेज नहीं देगा, चाहे तुम किसी भी कॉलेज में कोई भी डिग्री ले लो, ये सारी की सारी जो सर्टिफिकेशंस होती हैं ये तुमको वेबसाइट से मिलती हैं। वहां पे जाना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उनका कोर्स लेना पड़ता है, उस कोर्स को सीखना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद तुमको वहां से सर्टिफिकेशन मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई डॉक्टर बनता है तो उसके पास लाइसेंस होता है ना, गाड़ी चलाते हो तो तुम्हारे पास लाइसेंस होता है ना, ऐसे ही तुमको लाइसेंस मिलता है कि तुम एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हो। वो लाइसेंस एक बार तुमको मिल गया, उसके बाद कंपनी तुमको बहुत आराम से बुलाएगी अपने पास। उसके बाद तुम एथिकल हैकिंग में अगले लेवल पे जाना चाहते हो, OSCP की सर्टिफिकेशन ले लो, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ये डिग्री आ गई तो 4 चांद लग गए। फिर CompTIA की एक सिक्योरिटी प्लस की सर्टिफिकेशन होती है, ये बहुत फेमस है, गूगल पे जाके लिखना CompTIA की सिक्योरिटी प्लस की सर्टिफिकेशन। और ये सारी सर्टिफिकेशंस एक साथ नहीं करनी होती है, सबसे पहली और मेन रिक्वायरमेंट है CEH की, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। एक बार तुम वो डिग्री ले लेते हो तो तुम रेडी हो नौकरी करने के लिए। अगर तुम्हारे पास सर्टिफाइड एथिकल हैकर की सर्टिफिकेशन है, तुम पूरी दुनिया में कहीं पे भी अप्लाई करोगे तुमको नौकरी मिल जाएगी, खत्म। उसके बाद जब तुम एथिकल हैकर बन जाओगे, तुम्हारे पास में CEH की सर्टिफिकेशन है, फिर साइड बाय साइड OSCP कर लिया, CompTIA की सिक्योरिटी प्लस की सर्टिफिकेशन कर ली। फिर तुम जब सेक्टर में घुस जाओगे इस, तो तुमको पता ही चल जाएगा कि कैसे आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है, कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए, सब आपको पता चल जाएगा। बट स्टार्टिंग आपको CEH से करनी है। जैसे जैसे तुम अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होगे, साथ साथ तुम अपनी सर्टिफिकेशन कर रहे होगे, तुमको बहुत सारे हैकेथॉन्स में, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है। और ये कहीं जाना नहीं है इसके लिए, ये ऑनलाइन होते हैं। हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी, ओवर द वायर, ये कुछ वेबसाइट्स के नाम है जहां पे ऑनलाइन बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसके अंदर तुमको सॉफ्टवेयर के अंदर, उनके सिस्टम के अंदर, उनके एल्गोरिदम्स के अंदर तुमको बग निकालना होता है, तुमको कमियां निकालनी होती हैं, तुमको वल्नरेबिलिटीज ढूंढनी होती है, और उसका तुमको पैसा भी मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तुम्हारी प्रोफाइल के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम अपना रेज्यूमे या CV तैयार करोगे नौकरी के लिए, तब वहां पे लिखा होगा ना कि भाई इस बंदे ने इस बग बाउंटी के अंदर पार्टिसिपेट किया था। बग बाउंटी का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ऑनलाइन बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहां पे तुम्हें अपनी हैकिंग के स्किल्स दिखाने होते हैं। अगर तुम वहां पे जीत जाते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, तुमको वहां से सर्टिफिकेशन मिलता है या कोई रिकग्निशन मिलता है या फिर तुमको पैसे मिलते हैं एज अ प्राइज। तुम अपने रेज्यूमे में जब लिखोगे कि भाई तुमने ट्राई हैक मी के इस वाले हैकेथॉन के अंदर पार्टिसिपेट करा था और तुमने इतने बग निकाले थे या तुमको ये प्राइज मिला था, तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। सैलरी की बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से 12 लाख के बीच में कोई भी हो सकती है। देखो लोकेशन डिपेंड करती है, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, ये 3-4 लोकेशंस हैं। अगर तुम्हारी जॉब यहाँ पे लगती है तो तुम्हारी सैलरी हायर एंड पे होगी, कहीं और लगती है तो लोअर एंड पे हो सकती है। बट स्टार्टिंग करनी है ना यार अपने को। बट सैलरी को इतना मत देखो, फील्ड को देखो, फील्ड की डिमांड को देखो। डिमांड बहुत ज्यादा है पर सप्लाई बहुत कम है,
इसीलिए सैलरी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती है यहाँ पे। दूसरी फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं, इट इज सॉक एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट। देखो सॉक एनालिस्ट क्या करता है, एक सिस्टम के सामने लाइव बैठा होता है, सर्वर के ऊपर अगर किसी ने अटैक करा, सिस्टम के ऊपर किसी ने अटैक करा, तो वो तुरंत अटैक बैक करता है। बेसिकली ये मान लो कि जैसे एक बेसिक एग्जांपल से समझो, एक कंट्री है, उसका बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे सोल्जर्स खड़े हुए हैं, दूसरी कंट्री के सोल्जर्स ने अटैक कर दिया, तो सबसे पहले कौन लोग होंगे, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, कौन अटैक करेगी? वो लोग तो अटैक नहीं करेंगे ना, सबसे पहले अटैक करने वाले होंगे वो सोल्जर्स, जो सबसे पहले थ्रेट को काउंटर करते हैं। तो ऐसे ही सॉक एनालिस्ट होता है, जो बैठ करके ये देखता है, लाइव बैठ करके ये देख रहा होता है कि यार हमारे सर्वर पे, हमारे डेटा सेंटर पे कहीं से कोई अटैक तो नहीं हो रहा। अगर वो अटैक होता है तो सबसे पहले उसका काउंटर वो देते हैं, उसके बाद उसको एनालिसिस करते हैं उसका कि ये अटैक आया कहां से है। देखो इस पूरी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में ना स्किल्स ऑलमोस्ट सबके पास सेम होते हैं, टूल्स भी ऑलमोस्ट सबको सेम आते हैं, नेटवर्किंग की नॉलेज, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, उस सब की नॉलेज ऑलमोस्ट इनके पास सेम होती है, बस सर्टिफिकेशंस मैटर करती हैं। सॉक एनालिस्ट बनने के लिए 2 सर्टिफिकेशंस तुम्हारे पास होनी चाहिए। पहली CSA सर्टिफाइड सॉक एनालिस्ट, इसको लेते ही तुम अपनी नौकरी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में CompTIA की सिक्योरिटी प्लस की सर्टिफिकेशन होती है, जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूं, वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो तो CISSP एक सर्टिफिकेशन होती है, जिसकी फुल फॉर्म है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। और जरूरी नहीं है कि सारी सर्टिफिकेशन करने के बाद ही नौकरी मिलती है, पहले मान लो आपने CSA की सर्टिफिकेशन ले ली, आप अपनी नौकरी स्टार्ट कर सकते हो, फिर साथ साथ आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो तो आप बाकी की सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो। सॉक एनालिस्ट में 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 बिगिनर का होता है, लेवल 2 इंटरमीडिएट होता है, लेवल 3 एडवांस लेवल पे होता है। जैसे जैसे लेवल्स को क्लियर करते जाओगे, सर्टिफिकेशन लेते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी सैलरी बढ़ती रहेगी। अब इसके अंदर सैलरी इतनी ग्रो नहीं करती है, क्योंकि ये काम बैठ करके मॉनिटर करने वाला है। 5 से 6 लाख की स्टार्टिंग सैलरी होती है। सैलरी इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मंडेन टास्क्स होते हैं, रेपिटेटिव टास्क्स होते हैं, बोरिंग काम होते हैं। क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था सॉक एनालिस्ट के लिए, तो मैं उन लोगों का रिव्यू जरूर पढ़ता हूं जो उस फील्ड में होते हैं, ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए। तो वो लोग बता रहे थे कि भाई देखो, अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एंटर करना है ना, तो एज अ सॉक एनालिस्ट तुम इसमें एंटर कर सकते हो। आसान होता है, ईजी टू एंटर है, लेकिन टास्क बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं, रेपिटेटिव काम होता है, बोर हो जाओगे। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको दिमाग लगाना है और आगे बढ़ना है ना, तगड़े लेवल पे जाना है, तो सॉक एनालिस्ट वो काम नहीं है। यहाँ पे आप कंप्यूटर पे बैठ के बस मॉनिटरिंग करते रह जाओगे। उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एज अ सॉक एनालिस्ट काम स्टार्ट करा, फिर धीरे धीरे सर्टिफिकेशंस लेते रहे, क्योंकि देखो स्किल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, टूल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो कोई एथिकल हैकर बन गया, कोई क्लाउड एक्सपर्ट बन गया, अभी क्लाउड एक्सपर्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो उन्होंने सॉक एनालिस्ट के तौर पे काम स्टार्ट करा और आगे जाके सर्टिफिकेशन लेते गए और आगे बढ़ते गए। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम फटाफट से स्टार्ट करना चाहते हो इस फील्ड के अंदर, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना और बाद में धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते जाओगे, तो CSA की एक डिग्री ले लो और सर्टिफिकेशन ले लो। डिग्री बोलता रहता हूं बार बार, सर्टिफाइड सॉक एनालिस्ट की सर्टिफिकेशन ले लो, उसके बाद किसी भी कंपनी में अप्लाई कर दो और साइड बाय साइड अपनी बाकी की सर्टिफिकेशन लेते रहो। अब आ गई 2 फील्ड्स। ये 2 फील्ड ऐसी है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जिसके अंदर बहुत पैसा है। नंबर 3 इज क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। इसके ना अलग अलग नाम भी होते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, डिजिटल सिक्योरिटी इंजीनियर, डिजिटल सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। नाम अलग अलग है बट काम एक ही है। अब क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को इतने ज्यादा पैसे क्यों मिलते हैं? भाई बहुत पैसे मिलते हैं, लिटरली 1-1 करोड़ तक इनकी सैलरी जाती है। अगर तुम 5 से 6 साल 10 साल दे दो भाई, उसके बाद तो तुम CISO बन जाते हो, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। एक बार तुम किसी कंपनी के CISO बन गए ना, पूरी कंपनी की जो डिजिटल सिक्योरिटी होती है वो तुम्हारे हाथ में होती है। तो अगर तुम किसी कंपनी के CISO बन गए तो 80 लाख, 90 लाख, 1 CR, 1.5 CR LPA तक जाती है सैलरी। अब क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को इतने पैसे क्यों मिलते हैं? भाई क्योंकि नाम में है आर्किटेक्ट। इसका काम है एक दीवार तैयार करना, किसी कंपनी के बिजनेस के डेटा को प्रोटेक्ट करना। सारा का सारा बिजनेस का डेटा कहां पे होता है? आज की डेट पे सब क्लाउड पे है। क्लाउड मतलब बादल नहीं, क्लाउड मतलब सर्वर, डेटा सेंटर्स। नेटफ्लिक्स पे जो तुम सीरीज देखते हो वो सारी की सारी पेन ड्राइव में डाल के रखते हैं क्या? वो नहीं, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, वहां पे फिजिकल हार्ड ड्राइव्स होती हैं। क्लाउड आर्किटेक्ट क्या करता है? उस कंपनी के डिजिटल डेटा को, डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर तैयार करता है। फॉर एग्जांपल, जिस भी कंपनी को ऑर्डर मिलता है मोदी जी की कार तैयार करने का, मोदी जी की सिक्योरिटी के लिए, वो गाड़ी के अंदर कितने सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं डिफेंस के लिए, उस गाड़ी के अंदर का जो शीशा होगा वो कितना तगड़ा होगा, कितनी लेवल की बुलेट्स को वो बचा सकता है, रोक सकता है।
ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से क्लाउड आर्किटेक्ट कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, उसके डिजिटल डेटा और डिजिटल एसेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। स्किल्स के बारे में बात करते हैं, तुम्हें पूरी की पूरी जो ये क्लाउड सर्विसेज होती हैं, गूगल क्लाउड, एप्पल क्लाउड, Amazon क्लाउड, ये सब कैसे काम करता है, AWS, Amazon वेब सर्विसेज, ये सारा का सारा जो क्लाउड आर्किटेक्चर है ये काम कैसे करता है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। डेटा सिक्योरिटी की नॉलेज होनी चाहिए, थ्रेट डिटेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। सर्टिफिकेशन की बात करूं तो Amazon वेब सर्विसेज की सर्टिफिकेशन वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर सिक्योरिटी इंजीनियर की सर्टिफिकेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए। गूगल प्रोफेशनल क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर की सर्टिफिकेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये सारी सर्टिफिकेशन तुमको कोई भी बीटेक कॉलेज नहीं प्रोवाइड करा सकता, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो कोई प्राइवेट हो, क्योंकि ये करते ही नहीं ये काम। लाइसेंस प्रोवाइड करना कॉलेज का काम नहीं है, लाइसेंस प्रोवाइड करना काउंसिल्स का काम होता है। जैसे एक ईसी काउंसिल है, चेक करना, ईसी काउंसिल, वो एक ऐसा काउंसिल है जो सारे के सारे ये जो सिक्योरिटी की फील्ड में काम करते हैं और अच्छे हैं, जिन्होंने एग्जाम्स क्लियर कर लिए, उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। तो आप सर्टिफाइड क्लाउड आर्किटेक्ट बन जाएंगे अगर आपके पास में ये 3-4 सर्टिफिकेशन है। तो Amazon वेब सर्विसेज की सर्टिफिकेशन लोगे तो Amazon क्लाउड कैसे काम करता है वो पता चलेगा, माइक्रोसॉफ्ट कैसे काम करता है माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन से पता चलेगा, गूगल की जो गूगल प्रोफेशनल क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर की जो डिग्री है, सर्टिफिकेशन है, बार बार डिग्री बोलता हूँ, सर्टिफिकेशन है, उससे पता चलेगा कि गूगल क्लाउड कैसे काम करता है। तो बेसिकली दो होती हैं, एक AWS की और एक एज्योर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ये दो बेसिक सर्टिफिकेशन है जो तुम्हारे पास होनी चाहिए तुम्हें नौकरी शुरू करनी है। तो उसके बाद अगर तुम्हें बाप बनना है क्लाउड आर्किटेक्ट के अंदर कि भाई इससे ऊपर कुछ नहीं है, CCSP सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशन आ गई, यू आर डन। एवरेज सैलरी सुनना, 10 लाख से 35 लाख स्टार्टिंग सैलरी है एवरेज। लोकेशन और कंपनी ये दो मैटर करती हैं। अगर कंपनी अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, तो 12 से 15 लाख की स्टार्टिंग सैलरी बहुत आराम से। पूरी साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की मतलब बहुत गंदी सैलरी है भाई। 3 से 4 साल काम कर लिया, आप 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख पर एनम ऐसे कमाओगे चुटकियों में। अगली हाइपिंग जॉब प्रोफाइल इन साइबर सिक्योरिटी इज AI सिक्योरिटी इंजीनियर। AI सिक्योरिटी इंजीनियर जितने भी AI मॉडल्स होते हैं, जैसे ओपन AI है, उसका ChatGPT है, ठीक है, X ने अपना ग्रॉक बनाया जो इलॉन मस्क का है, ठीक है ना, उसके बाद में एंथ्रोपिक आ गया जिसका क्लॉड बनाया, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल्स हैं। गूगल का जेमिनाई है। ये AI मॉडल्स को हैक करने के लिए भी नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बताया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता जा रहा है, वैसे वैसे AI को काउंटर करने के लिए, उसको हैक करने के लिए, AI मॉडल्स के अंदर जो कमियां हैं उसको पहचान के, उसमें वायरस घुसेड़ के उस पूरे AI मॉडल को, AI सिस्टम को हैक करने के तरीके निकाले जा रहे हैं। इसीलिए AI सिक्योरिटी इंजीनियर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड कितनी बढ़ने वाली है इसका तो मुझे जवाब ही नहीं देना चाहिए, तुम खुद समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक फाइनेंस कंपनी है, HDFC बैंक मान लेते हैं। अब HDFC बैंक एक AI मॉडल को यूज़ कर रहा है अपनी कंपनी के अंदर डेटा एनालाइज करने के लिए, ठीक है ना, जितने भी उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारा का सारा डेटा वहां पे है। अब वो AI सिक्योरिटी इंजीनियर को हायर करेगा क्योंकि उसको मशीन लर्निंग की नॉलेज है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज है, पाइथन तो उसको आनी ही चाहिए, गंदे वाली आनी चाहिए। पूरी साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर AI सिक्योरिटी इंजीनियर की प्रोफाइल ऐसी है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग आपको गंदे वाली आनी चाहिए, पाइथन आपको तगड़ी वाली आनी चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे यार प्रोग्रामिंग, भाई देखो अगर जाना है, तुम AI सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हो, क्योंकि इन चारों फील्ड में से खतरनाक सैलरी AI सिक्योरिटी इंजीनियर और क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की है, ठीक है ना, इन दोनों की मतलब बिल्कुल बराबर बराबर है, और आने वाले टाइम में यही दोनों होंगी जो सबसे ज्यादा डिमांड में होंगी। तो देखो भाई, अगर तुम्हें अलग से हटके भी काम चाहिए, पैसा भी बहुत कमाना है, टेक की फील्ड में भी जाना चाहते हो, ऊपर से साइबर सिक्योरिटी में भी जाना चाहते हो, तो AI सिक्योरिटी इंजीनियर अगर बनते हो तो तुम्हें पाइथन ढंग से आनी चाहिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल कैसे तैयार किए जाते हैं। जब तुम्हें आर्किटेक्चर पता चलेगा तभी तो उसके अंदर कमियां निकाल पाओगे, तभी तो देख पाओगे कि कहां पे फ्लॉ है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। तो HDFC बैंक जो ये मॉडल यूज कर रहा है, इसके ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है, जितने भी लोगों के अकाउंट हैं उनके अंदर का सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, डेटा पूरा उड़ा सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। इसीलिए AI सिक्योरिटी इंजीनियर का काम होगा कि HDFC बैंक के या कोई हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर, या फिर डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर, अगर आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल यूज कर रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए AI सिक्योरिटी इंजीनियर को हायर कर रहे हैं। स्किल्स मैंने बताया, कोर पाइथन आनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स आने चाहिए, AI और मशीन लर्निंग के बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। सर्टिफिकेशंस के नाम ले लेता हूं, फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा भाई, बहुत बड़ी बड़ी फुल फॉर्म्स है। CAISC सर्टिफाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इंजीनियर, फिर GASAE एक होती है, फिर COASP, इसकी फुल फॉर्म चलो बता देता हूं, सर्टिफाइड ऑफेंसिव AI सिक्योरिटी प्रोफेशनल। ये 3-4 सर्टिफिकेशन
सर्टिफिकेशंस हैं, ये तुम ले लोगे, मजा आ जाएगा। अब सैलरी की बात करते हैं। देखो लोअर एंड पे 5 से 8 लाख पर एनम से तुम स्टार्ट कर सकते हो। लोकेशन और कंपनी पे डिपेंड करता है। लोकेशन और कंपनी अच्छी है तो 8 लाख से 15 लाख के बीच में तुम्हारी कहीं पे भी तुमको पैकेज मिल सकता है। लोकेशन और कंपनी अगर अच्छी है तो 8 से 15 एलपीए तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत आराम से। ये तो स्टार्टिंग है। देखो स्टार्टिंग सैलरी नहीं देखी जाती है क्योंकि अभी तुम फील्ड में घुस रहे हो, ठीक है ना। अभी तो एक ऐसा दौर आएगा जहां पे बीच में कुर्सी लगेगी तुम्हारी और सब तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। वो दौर बाद में आएगा। तो वो आएगा टाइम 2 से 5 साल का। उसके अंदर तुम 12 से 30 लाख पर एनम तक पहुंच सकते हो। और अगर तुमने इस फील्ड में 5 से 10 साल दे दिए तो 30 से 50 लाख पर एनम ये तुम्हारा फिक्स है। अगेन कंपनी पे डिपेंड करेगा। इंटरनेशनली काम करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बट मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज जितने लोग भारत में रुक सकते हैं भारत में रुक के काम करिए। रेडिट पे, गिटअप पे अपना अकाउंट बनाओ, कम्युनिटीज ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे लोगों को अप्रोच करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजो ऐसे लोगों को जो साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हो। तुम किसी की प्रोफाइल देख रहे हो, एथिकल हैकर है कोई, या तुम किसी कंपटीशन में किसी हैकेथॉन में जा रहे हो, वहां पे लोगों से बात करो, नेटवर्क बनाओ। नेटवर्क बनाओगे तो पता चलता रहेगा तुमको कि यार मुझे इस फील्ड में जाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूं सर्टिफिकेशन मैटर करती है, टूल्स सीखने मैटर करते हैं, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करके रिकग्निशन लेना मैटर करता है। डिग्री इतनी मैटर नहीं करती, बट स्टिल ये मत सोच लेना कि डिग्री लेंगे ही नहीं, डिग्री ले लेना क्योंकि प्रोफेशनलिज्म जरूरी होती है, ठीक है। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके मुझे बता दीजिए। जिस भी टॉपिक पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।